नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित धारनिया है और हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर बैलेंस शीट में नज़र डालें तो सबसे बड़ा मुद्दा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लगता है और हर कोई इससे डरता भी है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स समझना बहुत ही मुश्किल है या ऐसे विचार आसपास के लोग हमें दे देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसी विचार को तोड़ना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मुश्किल सिर्फ वही है जो हमें समझ में नहीं आता है। जो बात हमें समझ में आ गई है या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कदम दूर है कि वो बात हमें समझ में नहीं आती है, उसको कई बार लोग मुश्किल कह के उसे किनारा कर लेते हैं। तो जो चीज़ मुश्किल है उसे पहले करें। अगर आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या IFRS समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंड AS में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी मुश्किल है उसे पहले करें, क्योंकि आसान चीज़ें तो बाद में आप कर ही लेंगे। हम करते क्या हैं, हम आसान चीज़ों को करते रहते हैं, उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, पर उनकी कीमत भी क्या है मार्केट में। कीमत उन लोगों की है जो मुश्किल चीज़ें करते हैं, जो मुश्किल चीज़ों को आसानी से बता पाते हैं और आसानी से किसी कंपनी को हेल्प कर सकते हैं कि हम बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक फाइनेंशियल एसेट, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी किस तरीके से प्रेजेंट होगी। उसके लिए एक शब्द दिया गया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिखाई नहीं देता है, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, फिर भी सबसे बड़ा अहम रोल ये प्ले करता है किसी कंपनी की कामयाबी में। तो क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? अगर इसकी गहराई को समझें तो ये कहा जाएगा कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक पार्टी कहती है कि मुझे पैसा लेना है और एक पार्टी कहती है कि मुझे इन्हें पैसा देना है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इस बात को नहीं प्रूव कर पा रहा है कि एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड लायबिलिटी ऑफ अनदर, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्या जो आपके हाथ में या आपके पर्स या वॉलेट में जो 100 रुपये का नोट है, क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? 2000 का नोट, 200 का नोट, क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? क्या आपको लगता है कि आप उसके मालिक हैं, इस वजह से कोई उसका देनदार भी है? कौन है वो देनदार जो आपको एक प्रॉमिस करता है उस नोट पे साफ साफ शब्दों में लिख के, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ए सम ऑफ 100 रुपीज़। बचपन में जब ये नोट पे ऐसा कुछ लिखा देखते थे, गवर्नर का साइन देखते थे, तो अजीब सा लगता था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि कौन देगा हमें ये। उसका कहने का मतलब ये था कि गवर्नर ये प्रॉमिस करता है RBI के बिहाफ पे कि आप 100 रुपये यूनिट की वैल्यू ले सकते हैं, जब आपका मन करे आप 100 रुपये यूनिट की वैल्यू हमसे ले सकते हैं। ये आपके हाथ में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं। और किसी दिन हमारा मूड हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट हम मार्केट में नहीं चलने देना चाहते, तो उस दिन हम आपको इसके बदले में कोई और इंस्ट्रूमेंट देंगे, आपको कीमत देंगे जो आपको प्रॉमिस की गई है। कितने लोग 2016 8 नवंबर को लाइनों में खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि RBI ने प्रॉमिस किया हुआ है कि 500 रुपये या 1000 का नोट जिस किसी सज्जन के पास है वो आके किसी भी बैंक से बदल सकते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम वापस लेंगे और इसके बदले में आपको दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे देंगे। इसके बदले में आपको 100 रुपये कीमत के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देंगे और 500 और 1000 के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम वापस ले लेंगे, क्योंकि एक वादा था कि हम आपको 500 रुपये अदा करने की जिम्मेवारी लेते हैं। और साइन के साथ वो इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में पकड़ाया गया था। बहुत से लोग घबरा भी गए थे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वादा था तो वादा तो पूरा करेगी सरकार। हाँ, बहुत से लोगों के नोट गुल्लक में रह गए, या दिवाली की थाली में नोट अभी भी पड़ा था, किसी ने उठाया नहीं या रह गया, या ऐसे कोनों में वो नोट्स थे, बेड के नीचे, किसी तकिए के नीचे, किसी पुराने कपड़े की जेब में नोट पड़े हैं। जब अब कभी सफाई करते हैं, दिवाली की सफाई में हमें वो नोट निकल के आते हैं, तो बस यादें रह जाती हैं, क्योंकि उसकी एक समय सीमा थी, उस अदाकारी की एक समय सीमा थी कि इस तारीख तक अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हमें दे सकते हैं। उसके बाद ये इलीगल करार कर दिया जाएगा, उसके बाद इसकी कीमत कागज़ के टुकड़ों जैसी रह जाएगी और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो जान थी वो ये थी कि आपका ये एसेट है और किसी की वो लायबिलिटी है। ऐसे ही अगर आप किसी को प्री पेमेंट कर देते हैं
क्या सामने वाली पार्टी ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको पैसे आपके वापस लौटा देंगे? क्या उम्मीद है आपकी? आपने प्री पेमेंट किया है क्योंकि आप कोई गुड्स और सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो सामने वाली पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको गुड्स और सर्विसेज दे देंगे। तो कैसे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा जब सामने वाली पार्टी ने कहा ही नहीं कि हम आपको मॉनेटरी वैल्यू में आपका पैसा वापस लौटा देंगे? वो नहीं लौटाएंगे, इसलिए प्रीपेड एसेट हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऐसे ही डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक अकाउंटिंग मेजर है। सामने वाली पार्टी को तो पता भी नहीं है कि हमने अपनी अकाउंटिंग में एक नया शब्द इजाद कर लिया है, ये मॉनिटर करने के लिए कि कितना हम फ्यूचर में टैक्स कम पे करेंगे और कितना हमें फ्यूचर में एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स अथॉरिटीज़ को तो इसके बारे में ज्ञान भी नहीं है, तो वो क्यों प्रॉमिस करेंगे हमें कि हम आपको दे देंगे इतना पैसा? तो ये तो फ्यूचर के अकाउंटिंग पे डिपेंड करेगा। हमारे अंदेशों के हिसाब से हमें लगता है कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, इस वजह से हम डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ, अगर आपने गुड्स बेचे, सामने वाली पार्टी ने कहा कि हम आपको क्रेडिट पीरियड के दौरान ये पैसे दे देंगे, जैसे हमने 90 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया सामने वाली पार्टी को कि आप 90 दिन के अंदर पैसे दे सकते हैं। हमें कैश नहीं मिला, हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की, तो इसके बदले में हम अपनी बुक्स में लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स कि हम ये पैसा लेने के हकदार हैं। उसके आगे एक मॉनेटरी वैल्यू भी लिखते हैं। इसका मतलब हमारी ये एसेट है और सामने वाली पार्टी की लायबिलिटी है, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में है जो एम्प्लॉयड है या बिजनेस प्रैक्टिस है। ज़रूरी नहीं है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, ओरली भी दोनों पार्टीज़ को पता है कि हम आपको गुड्स और सर्विसेज देते हैं और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको देने पड़ेंगे, भले ही आज दो, भले ही क्रेडिट पीरियड में दो या बाद में दो। और इस पे अगर हमें शक भी होता है कि सामने वाली पार्टी अब ना नुकर कर रही है, हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है, हमने कई बार घर का चक्कर भी लगाया, नदारत मिले और बड़े नोटिसेस भेजे हैं, फिर भी वो दिखाई नहीं देते हैं, और एक दिन अखबार में उनकी फ़ोटो के साथ खबर आती है कि उनका दिवालिया घोषित हो गया है, कि मेरी कंपनी तो बैंकरप्ट है, मेरी जान को खतरा है, पुलिस प्रोटेक्शन ले लिया है और कोई भी शख्स मेरे घर पे और कोई भी शख्स मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक ना दे पैसे मांगने के लिए, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि हम चाहे तो भी ना दे पाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आ गई है और आपने अपनी बुक्स में कोई ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड किया है तो उसे इम्पेयर भी करना पड़ेगा और आपको एक कम कीमत पे आपकी बैलेंस शीट में उस अमाउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने शेयर होल्डर्स, आप अपने इन्वेस्टर्स को गुमराह नहीं कर सकते हैं कि आपने तो करोड़ों के गुड्स बेचे हैं और आप ये भी उम्मीद करके बैठे हैं वो करोड़ों रुपए आ जाएंगे, पर आपको लगता है कि उसमें से कुछ लाख नहीं आने वाले हैं। तो दुनिया को भ्रम में ना रखें, बैड डेट को रिकॉग्नाइज करें, अपने P&L को रिकॉग्नाइज करें। हाँ, जब आप ऐसा कुछ रिकॉग्निशन करते हैं तो रिलेटेड पार्टीज़ का भी ध्यान रख लेना, कहीं पता लगे वो डायरेक्टर की बीवी ही है जिन्होंने ज्वेलरी शॉप से 5 करोड़ के गहने खरीदे थे और एक दिन वो बैड डेट में 5 करोड़ के गहने दिखाई दिए, तो ये तो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर के साथ धोखा हो जाएगा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में आपने गहने बेचे फिर भी आप पैसा रिकवर नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी गारंटी थी या आपकी एक इनडायरेक्टली एक आदेश था जिसकी वजह से ऐसा हुआ और सामने वाली पार्टी अब मुकर रही है, तो आप जिम्मेवार हैं। ऐसे घटनाओं को, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हमें दुनिया के सामने पेश करना होगा कि हमने ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ ये डील की थी। तो कुछ भी ऐसा एक इवेंट होता है जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हैं जो एक मॉनेटरी वैल्यू में डिफाइन हो सकते हैं। सामने वाली पार्टी हमें वो पैसा देने के लिए तैयार है और हम उसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बुक्स में एसेट के रूप में लिख सकते हैं कि ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इन्वेस्ट ही करेंगे, हमें पैसे की ज़रूरत भी पड़ सकती है और अगर हम उधार लेते हैं तो उस आइटम को हम फाइनेंशियल लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं। हम कहते हैं कि हमने 10 लाख रुपए उधार लिए हैं, हमने ये तय किया है कि हम इनको इतना ब्याज देंगे और हम पेमेंट्स इस तरीके से करेंगे। हमने एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किया है जिसमें ये भी तय हुआ है कि सामने वाली पार्टी हमसे प्रिंसिपल रीपेमेंट की उम्मीद कर रही है, हमसे एक इंटरेस्ट पेमेंट की उम्मीद कर रही है। हमने कूपन रेट डिसाइड किया आपस में कि हर साल हम आपको इतना पेमेंट करेंगे। तो हमें ये भी तय करना है कि हमें इंटरेस्ट कॉस्ट कितना पड़ा। दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि हमने 10 लाख के लोन पे हमें हर साल 1 लाख रुपए की कीमत वापस देनी है, पर अगर गौर से देखें तो पता लगा जब ये पैसे डिसबर्स हुए हमारे बैंक अकाउंट में तो दिखाई दिया कि 10 लाख नहीं आए, 9,70,000 ही हमारे बैंक में दिखाई दे रहे हैं। तो 30,000 कहाँ चले गए? बाद में पता लगा, उनको फ़ोन करके पूछा तो कहने लगे ये तो हमारी फाइल प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये तो खर्चा आपको वहन करना ही पड़ेगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कोई चारा नहीं है, ये 30,000 का खर्च आपको उठाना पड़ेगा और आपको हर साल इंटरेस्ट भी देना है। 10% के लोन पे बात हुई और ये अगर 5 साल का लोन है
और 10 लाख रुपए अगर आपने लिए हैं तो 1 लाख रुपए आपको ब्याज भी देना होगा हर साल। तो हम इफेक्टिवली देखते हैं तो ये देखते हैं कि हम सिर्फ 5 लाख रुपए का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम 30,000 का पेमेंट भी करेंगे जो हमें कम मिला। ऊपर से हम ये भी देखते हैं कि ये जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं, ये एक पेमेंट हम 1 साल के बाद कर रहे हैं, दूसरी पेमेंट हम 2 साल के बाद कर रहे हैं, हम 5 साल के दौरान इन पेमेंट्स को हम कर रहे हैं। तो जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं उसका भी एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। 1 लाख रुपए अगर आप 2 साल बाद देते हैं, क्या उसकी कीमत आज 1 लाख ही रहेगी? 1 लाख रुपए आप 3 साल बाद देते हैं, क्या उसकी कीमत 1 लाख की है? हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इफेक्टिवली हमें इंटरेस्ट कॉस्ट कितना पड़ रहा है, कि सामने वाली पार्टी हमें 9,70,000 देती है, उसके बदले में हम 5 साल के दौरान उन्हें 5 लाख तो ब्याज ही दे देंगे, 30,000 ये भी देंगे जो इन्होंने आज हमें नहीं दिए, ऊपर से हम प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करेंगे। हमें ये 10 लाख रुपया बाइज्जत वापस भी लौटाना है। 10 लाख रुपए 5 साल के बाद उनकी कीमत आज क्या होगी, ये एक कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि जो पैसा हम दे रहे हैं 5 साल के दौरान और जो पैसा हमें मिला, उनको अगर आमने सामने बैठाया जाए तो किस रेट पे डिस्काउंटिंग करूं कि ये बराबर दिखाई दे, ये एक जैसे दिखाई दें। उसके लिए हमें एक कंसेप्ट का यूज़ करना होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को अगर समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा